बेटा मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आप देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y की वैल्यू दी गई है और 2x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है। आपको x और y ज्ञात करने हैं। बेटा एक चीज देखें, इन्होंने बोला x तथा y ज्ञात करिए, जबकि y तो ऑलरेडी दे ही रखा है ना इन्होंने, तो y ज्ञात नहीं करना, वो तो दिया ही है आपको। ठीक है, y की वैल्यू तो यही हो गई, अब x निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो एक इक्वेशन इन्होंने दी हुई है इसमें हम y की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 2x प्लस y की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे 3214 इज इक्वल टू उस तरफ है 10-32। ठीक है, तो 2x की जगह 2x, y की जगह ये वैल्यू लिख दी हमने इज इक्वल टू जो दिया गया था। अब इसको अगर उधर भेजेंगे आप तो ये मिलेगा 2x इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ लिखी है 10-32 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3214। ओके, देन 2x इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। 1 में से 3 माइनस करेंगे बेटा, इट विल बी -2। 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, -3 -1 करेंगे -4, 2 -4 करेंगे इट इज अगेन -2। हमको x चाहिए तो ये 2 उधर भेजना पड़ेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, ये 2 गुणा में उधर जाके भाग में आ गया, और -2 -2 -4 -2। ठीक, इस तरह से अब 1/2 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू क्या बचेगी 1/2 ऑफ -2 -1, -2 गुणे 1/2 करोगे -1 मिलेगा, 1/2 का -2 से गुणा करोगे फिर -1 मिलेगा, 1/2 को -4 से गुणा करोगे -2, और 1/2 को -2 से गुणा करोगे तो -1। ये x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में भी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे है x और y की वैल्यूज पता लगानी है, जबकि ये इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ इस मैट्रिक्स के बाहर स्केलर नंबर है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 260 और यहाँ पर 2x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ऑर्डर दोनों का सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2 में से y ऐड करेंगे तो 2 प्लस वाई, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और 2x में 2 ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5618। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों अवयव आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अगर 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए, तो हम संगत अवयव बराबर कर देते हैं। संगत अवयव बराबर करने पर, संगत अवयव बराबर करेंगे तो 2 प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 3। कैसे, 2 उधर जाके 5 में माइनस हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तथा फिर 6 की जगह 6 है, 1 की जगह 1, 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल कर देंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, देन 2x इज इक्वल टू 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू भी 3 आ गई, दोनों y और x दोनों 3 के इक्वल आ गए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सेम इसी तरह से बेटा करना है। सबसे पहले इसका स्केलर नंबर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2x 2z 2y 2t प्लस सिमिलरली यहाँ स्केलर नंबर है और इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 -3 0 6, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18। किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका सब बच्चों को मालूम है। अब इसको और इसको ऐड करना है, देयर ऑर्डर आर सेम एंड वी हैव टू ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली। 2x 3 से ऐड हो जाएगा, इट विल बी 2x + 3, 2z -3, क्योंकि 2z में -3 को प्लस करोगे तो 2z -3, 2y 2t + 6 करोगे तो 2t + 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। ठीक, अब दो अवयव हैं और दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो फिर से दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर करने पर, संगत अवयव बराबर करोगे तो 2x + 3 = 9, 2x + 3 = 9, therefore 2x = 9 - 3, 9 - 3 means 6, and 2x = 6, then x = 3, then x = 3, x की वैल्यू आ गई। 2z - 3 = 15, 2z - 3 = 15, then 2z = 18, ये -3 जाके 15 में ऐड हो जाएगा तो 18 बन जाएंगे। अब 2z = 18, then z = 9, 2z बराबर 18 तो z बराबर 2 नहीं 18। इसके बाद 2y = 12 and 2y = 12, then y = 6। okay, next 2t + 6 = 18, 2t + 6 = 18, therefore 6 उधर जाके 18 में माइनस हो जाएंगे, 2t = 12, then t = 6। ठीक, इस तरह से x y z t सारे ये जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 पे जो मैट्रिक्स ये एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमको सॉल्व करना है। बड़ा इजी है बेटा, एक स्केलर नंबर इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2x और 3x सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा, प्लस y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y = 10 5। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दीजिए, दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - y और ये हो जाएगा 3x + y = 10 और 5। अब जब दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, दो अवयव जब बराबर होते हैं तो संगत अवयव भी बराबर होते हैं। संगत अवयव बराबर करने पर, संगत अवयव बराबर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2x - y = 10 और ये इसके इक्वल आ जाएगा 3x + y = 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गए। अगर दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं तो इनको सॉल्व करना आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आप एक काम कर दें, इसमें इसको ऐड कर दें तो -y से +y कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3x 5x, 5x = 15, देन x = 3। कैसे?
इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल हो जाएगा, 2x और 3x 5x एंड 10 एंड 5 15, देन x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में आप रख दें। हम यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। x की जगह पर क्या लिखना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह 3 लिखेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 मीन्स -4। ठीक है, तो ये y की वैल्यू निकल करके हमको मिल गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा हो गया। आप चाहें तो इनके आंसर्स मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में x3 आएगा, y -4, 10 में x3 y 6 z 9 और t 6, इसके पहले 9 नंबर पे x3 y 3, और इससे पहले 8 नंबर पे आपका -1 -1 -2 -1। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तक हुए हमारे। आप प्लीज इन्हें जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद और आगे हम आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें ये एक इक्वेशन बनी हुई है और इसमें आपको पता लगाना है x, y और z तथा w के मान पता लगाने हैं। x, y, z और w, ये सारी वैल्यूज आपको मालूम करनी है। ठीक है, देखिए बड़ा इजी है, जैसे आप अभी तक करते हैं वैसे ही इसको करना है। सबसे पहले स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, x प्लस 4, यहाँ इसके साथ ये ऐड हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, फिर -1 में ये ऐड हो जाएगा तो -1 प्लस z प्लस w, फिर 2w में 3 ऐड हो जाएंगे तो 2w प्लस 3। अब आप बेटा देखें, दोनों दो अवयव हैं, दोनों आपस में बराबर हो गए, तो संगत अवयव बराबर कर दीजिए। संगत अवयव बराबर करने पर संगत अवयव बराबर करने पर ये 3x इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब इसको आप इधर लेते आएंगे तो ये x 3x में माइनस हो जाएगा, 3x में एक x माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, एंड इफ 2x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 4/2। 4/2 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसको इसके इक्वल करिए, मीन्स 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। y को इधर लेते आइए तो ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y में से एक y माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस, ये y माइनस हो गया 6 प्लस x की जगह पर 2 लिख देंगे हम, मीन्स 2y इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 8, देन y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको इसके इक्वल कर दीजिए, या आप सबसे पहले एक काम कर दें बेटा, इसको इसके इक्वल कर लें, चाहे पहले करेंगे बाद में तो करना ही पड़ेगा ना आपको, पहले इसको कर लीजिए। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w is equal to 2w plus 3 is implies that 2w इधर आके 3w में माइनस हो जाएंगे, 3w में माइनस करेंगे 2w, 1w बचेगा इज इक्वल टू 3, w की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसको इसके इक्वल कर लीजिए। अब 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, z इधर आके माइनस कर लो
तो 3z में ये वाला एक z माइनस हो जाएगा, इट विल बी 2z इज इक्वल टू 2z इज इक्वल टू -1 और प्लस w, तो प्लस w की जगह पर हमने 3 नोट कर दिया, ठीक है, क्योंकि w की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 2z इज इक्वल टू 2, 3 - 1 2, देन z इज इक्वल टू 1। और आप देख रहे हैं इस तरीके से x y z w जो भी वेरिएबल्स थे सबकी वैल्यू आ गई, x y z w चारों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल करके आपको मिल गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है हमको कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 और यहाँ पर 1, ये f ऑफ x की वैल्यू दी गई है। तो इसमें लिखा है बेटा सिद्ध करो कि, देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, बड़ा इजी है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा इसे। जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है ये है, और इसमें जो भी क्वांटिटीज़ आई हुई हैं जैसे एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमको पहले निकाल लेना चाहिए और इसके बाद हम इसको करेंगे। तो जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एफ ऑफ वाई चाहिए, हल करेंगे। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए बड़ा इजी है बेटा। एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, और अगर आपको एफ ऑफ वाई चाहिए तो एक्स की जगह पर बस क्या लिख देना है, आपको वाई लिख देना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लिख देना है। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक, ये एफ ऑफ वाई निकल करके आ गया। तथा अब हम ये भी निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है और हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एक्स है, आप देखो एक्स की जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। तो इस एक्सप्रेशन पे, इस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई लिख देने से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये 0, ये साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर cos x प्लस वाई 0, फिर 0 0 और यहाँ पर 1। तो ये अभी तो हमने जो भी हमारे जिसको सिद्ध करना था उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी पहले तो हमने उन सबको पता लगा लिया। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या है, आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स लिखो गुणा एफ ऑफ वाई लिखो। एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स 0, इसके बाद यहाँ 0 0 1, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ गया। अब एफ ऑफ वाई की वैल्यू लिखो, ये एफ ऑफ वाई है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर यहाँ पर आया साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1,
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में आप तरीका जानते हैं बड़े अच्छे से। क्या इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3। इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो भी 3/3 ऑर्डर की मिलेगी। चलिए इस बार मैं लिखूंगा नहीं, आप समझदार हैं, अब आप बहुत सारे मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं इसलिए। चलिए सबसे पहले A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x को cos x से मल्टीप्लाई करिएगा तो cos स्क्वायर x, माइनस साइन x को cos x को cos y से करना है तो बेटा ये आ जाएगा cos x इंटू cos y, माइनस साइन x को sin y से करेंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y। 0 को 0 से करना है तो वो 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखते। फिर इसी रो को हम इस कॉलम से करेंगे, cos x को माइनस साइन y से करेंगे। ये थोड़ा सा इसको हम और छोटा सा लिख देते हैं, नहीं तो ये फिर आ नहीं पाएगा। cos x को cos y से मल्टीप्लाई करना है, cos x इंटू cos y, माइनस साइन x को साइन y से करना है तो माइनस साइन x इंटू साइन y। फिर इस 0 को इस 0 से करना है तो 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0 लिख भी देंगे तो रहने दीजिए, मत लिखिए। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x को माइनस साइन y से करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन y इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन y इंटू कॉस एक्स। फिर माइनस साइन x को cos y से कर दीजिए तो माइनस साइन x को cos y से करना है, माइनस साइन x इंटू कॉस y। फिर इस 0 को इस 0 से करना है तो वो 0 हो जाएगा, रहने दें। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos x को 0 से किया तो 0, माइनस साइन x को 0 से करेंगे तो भी 0, और 0 को 1 से कर देंगे तो भी 0, ये पूरा 0 आ जाएगा। अब नीचे आएंगे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन x को cos y से करेंगे तो साइन x cos y प्लस cos x को साइन y से करेंगे cos x साइन y। फिर 0 को इस 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, हम उसको नहीं लिखते। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, साइन x को माइनस साइन y से करेंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन y, प्लस cos x को cos y से करेंगे तो प्लस cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। फिर इस 0 को इस 0 से कर देंगे तो 0, नहीं लिखते हम उसको। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन x को 0 से किया 0, cos x को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया तो भी 0, तो ये 0 ही आ गया फिर तो। अब A और नीचे आइए तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को cos y से करेंगे तो 0, 0 को साइन y से किया तो भी 0, 1 को 0 से कर दिया तो भी 0। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 को माइनस साइन y से की मल्टीप्लाई किया 0, 0 को cos y से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0। इसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 निकल करके आ गया, ऐसा। ठीक, अब बेटा आप ध्यान से देखिए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b होता है तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो जाएगा cos x प्लस y। यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन कर लें, ध्यान से देखिएगा, जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर क्या जाएगा, अंदर रहेगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y, माइनस कॉमन करने के बाद प्लस हो जाएगा अंदर, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, यहां जीरो ही बना रहेगा। यहां देखें साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये फिर से साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहां पर आप ध्यान से देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, थोड़ा देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, टर्म थोड़े आगे पीछे हैं, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो ही है, यहाँ जीरो जीरो और ये 1। और अब आप बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाला हुआ था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 1। आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे। और देखो यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड यही हमको सिद्ध करना था। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। तरीका क्या है, सबसे पहले एफ एक्स दिया है, केवल आपको एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो एफ वाई निकाल लिया पहले हमने एक्स की जगह वाई लिख करके, फिर एफ एक्स प्लस वाई निकाल लिया एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लिख के, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और लास्ट में देखा कि जो वैल्यू आ रही है तो एफ एक्स प्लस वाई की है, उसकी जगह हमने लिख दिया। ठीक, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया है और इसमें उन्होंने बोला ये है कि दर्शाइए कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, they are not equal to each other. Similarly in this question, this matrix multiplication is not equal to this matrix multiplication. और आप थोड़ा सा एक चीज देखेंगे, इसमें अगर ये a और ये b है तो यहाँ a b है और यहाँ b है, जो बाद में पहले लिख दी गई है, जो पहले हो उसको बाद में लिख दिया गया है। कहने का मतलब यूं, आपको ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। इसीलिए अगर पहले इसको और बाद में इसको लिख के मल्टीप्लाई करें तो वो उसके बराबर नहीं आता उस समय जब इसको पहले और इसको बाद में लिख के मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सब बहुत बार अब तो कर चुके हैं, हम भी करके आपको दिखा चुके हैं, तो आई होप कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब आपको आ ही जाता है करना। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको इससे करेंगे, तो 5 को 2 से करेंगे 10, -1 को 3 से करेंगे -3, फिर a1 2 करेंगे, तो 5 को 1 से किया 5, -1 को 4 से करेंगे -4, फिर a2 2, इसको इससे करेंगे 6 को 2 से करेंगे 12, 7 को 3 से करेंगे 21, फिर a2 1 हो गया, अभी a2 2 करना है, तो 6 को 1 से करना, 7 को 4 से, 6 को 1 से 6, 7 को 4 से कर दिया 28 इज नॉट इक्वल टू। आप देखें यहाँ पहले a1 1, 2 को 5 से 10, 1 को 6 से 6, फिर a1 2, 2 को -1 से और 1 को 7 से, फिर a2 1, 3 को 5 से करेंगे 15, 4 को 6 से करेंगे 24, फिर a2 2, 3 को -1 से किया तो -3, 4 को 7 से कर दिया तो 28। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 10 - 3 7 1 और ये करेंगे तो 33 और ये 8 6 14 34 इज नॉट इक्वल टू 10 6 16 5, ये 5 4 9 2 1 3 39, 28 में 3 चले गए 25। और अब आप देखें बेटा ये दो मैट्रिक्सेस हैं, दोनों के ऑर्डर तो सेम है बट देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। बस यही दिखाना था आपको, यही सिद्ध करना था
कि इधर का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके आंसर आएगा और इधर का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके आंसर आएगा वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यही प्रोसीजर यहाँ लगाना है। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, इधर और वही प्रोसीजर उधर सॉल्व करेंगे और आप पाएंगे दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे मैं नहीं कर रहा हूं, इसे आप खुद ब खुद कर लीजिए। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 15 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स बेटा हमको दी गई है A, दैट इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो A² -5A + 6I, इसका मान बताना है आपको। A² -5A + 6I और A की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ओके, बड़ा इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है बेटा। अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो इसकी वैल्यू के लिए आपको A² चाहिए, A चाहिए और I चाहिए, जिनमें से A और A तो हमको दिया गया है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक अवयव है, इकाई अवयव है, ये हमको मालूम है, हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर नहीं मालूम है तो A², तो हम पहले A² फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद वैल्यू लिखेंगे। और A² कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? A² A इंटू A से फाइंड कर सकते हैं। A को A से मल्टीप्लाई करा दो, A² आ जाएगा। A की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू, फिर से A लिखना है, यही फिर लिख देना है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। सबसे पहले A1 1, तो 2 को 2 से किया 4, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1। फिर A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 को 0 से कर दिया 0, 0 को 1 से कर दिया 0, 1 को -1 से कर दिया -1। फिर A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 1 से किया 2, 0 को 3 से कर दिया 0, 1 को 0 से कर दिया 0। अब नीचे आ जाइए, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से कर देंगे तो 3। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को 0 से कर दिया 0, 1 को 1 से कर दिया 1, 3 को -1 से कर दिया -3। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 को 1 से किया तो 2, 1 को 3 से कर दिया तो 3 और 3 को 0 से कर दिया तो 0। ठीक है, अब नीचे और आ जाते हैं। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से कर दिया 2, -1 को 2 से कर दिया -2, 0 को 1 से कर दिया तो 0। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया -1, 0 को -1 से कर दिया 0। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 को 1 से 1, -1 को 3 से करा -3 और 0 को 0 से कर दिया तो 0। अब आप ध्यान से देखें, 4 और 1 5, यहाँ पर ये -1, यहाँ पर 2, 4 2 6 और 3 9, ये -2, ये 5, ये 0 हो गया, -1 और ये -2। ये बेटा वैल्यू आ गई A² की। हमको तो ये चाहिए,
तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वेयर की वैल्यू लिखेंगे। ए स्क्वेयर की वैल्यू 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू ए की जगह लिखेंगे 2 0 1, 2 0 1, 2 1 3, 2 1 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 प्लस 6 आई के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसी क्रम की, ये क्रम क्या है 3 बाई 3, तो 3 बाई 3 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको लगाना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बेटा आ जाएगा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। ये एक मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा। कर दो, 5 2 10, 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। अब 6 से भी पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें फिर माइनस करें। चलिए पहले मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। वैसे आप चाहें तो एक साथ सारा कुछ कर सकते हैं जैसे, लेकिन करेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही, संगत अवयवों में ही। जैसे 5 में माइनस करें 10, जो कुछ बचे उसमें जोड़ दें 6। बात समझ में आई? संगत अवयव के साथ ही ये प्रोसीजर होगा। चलिए करते हैं। 5 माइनस 10, 5 में माइनस करेंगे 10, माइनस 5 आया, माइनस 5 में 6 जोड़ देंगे तो माइनस 5 प्लस 6, दिस विल बी 1। अब माइनस 1 में माइनस करेंगे 0, तो माइनस 1 में 0 माइनस किया तो माइनस 1 आया, उस माइनस 1 में जोड़ देंगे 0 तो माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 5, 2 में से माइनस किया 5 को, माइनस 3 में प्लस कर दिए 0 तो माइनस 3। फिर 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, माइनस 7 प्लस 6, दिस विल बी माइनस 1, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1। 5 माइनस 15 माइनस 10, माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10। 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5। माइनस 1 माइनस माइनस 5, तो ये माइनस से माइनस मिल गया प्लस, तो माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4, प्लस 4 प्लस 0 4। माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की ये वैल्यू निकल करके आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं ज़रा, और इसके बाद आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10, माइनस 5 4 4। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम 16th नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में बेटा आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। आपको सिद्ध करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए आपको a क्यूब a स्क्वेयर ये दो निकालने पड़ेंगे टर्म। क्यों? a आपको मालूम है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप जिस ऑर्डर की ये है 3 बाई 3 उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखनी रहेगी बस। लेकिन उसके लिए a स्क्वायर और a क्यूब चाहिए। सबसे पहले मैं a स्क्वायर निकाल लेता हूँ। a स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? a इंटू a की जगह पर a की वैल्यू लिखी जाएगी 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3 मल्टीप्लाइड बाई a, फिर से a लिखना है तो 1 0 2 0 2 1
203। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप सबको तरीका पता है। 1 को पहले A11, 1 को 1 से किया तो 1, 0 को 0 से कर दिया तो 0, 2 को 2 से कर दिया तो 4। फिर A12 करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 को 0 से कर दिया 0, 0 को 2 से कर दिया 0, 2 को 0 से कर दिया तो भी 0। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 को 2 से कर दिया तो 2, 0 को 1 से कर दिया तो 0, 2 को 3 से कर दिया तो 6। अब पहली रो कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे आ जाते हैं। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 0 को 1 से किया 0, 2 को 0 से किया तो भी 0, 1 को 2 से कर दिया तो 2। ओके, 0 0 2। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 0 को 0 से 0, 2 को 2 से कर दिया तो 4, 1 को 0 से कर दिया तो 0। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 0 को 2 से किया 0, 2 को 1 से कर दिया तो 2, 1 को 3 से कर दिया तो 3। ओके, अब और नीचे आ जाते हैं। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 2 को 1 से कर दिया 2, 0 को 0 से कर दिया 0, 3 को 2 से कर दिया 6। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 2 को 0 से कर दिया 0, 0 को 2 से किया तो भी 0, और 3 को 0 से किया तो भी 0। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। 2 को 2 से कर दिया 4, 0 को 1 से कर दिया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। A स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 4, दिस विल बी 5, 0, 2 and 6 8, this is 2, 4 and 2 3 5, 2 + 6 8, 0, 4 and 9 13. This is A square. So we have got A square. Now we have to find out A cube. How we can find out A cube? A cube can be found out by multiplying A into A inverse. A inverse nahi, A multiplied by A square, it will be A cube. Okay, A, what is A? A is 102, 102, 021, 203 into A square. A स्क्वेयर की वैल्यू है बेटा 508, 508, 245 और 8013, 8013। करिए मल्टीप्लाई सेम उसी मेथड से। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को 5 से किया 5, 0 को 2 से करेंगे 0, 2 को 8 से करेंगे 16। फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 को 0 से 0, 0 को 4 से तो भी 0, 2 को 0 से तो भी 0। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 को 8 से तो 8, 0 को 5 से 0, 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 26। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A21 0 को 5 से 0, 2 को 2 से कर दिया 4, 1 को 8 से कर दिया 8। अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 0 को 0 से किया 0, 2 को 4 से कर दिया 8, 1 को 0 से कर दिया 0, 0 8 0। अब A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 0 को 8 से 0, 2 को 5 से करना है 10, 1 को 13 से करना है 13। अब नीचे और आ जाते हैं। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 2 5s are 10, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 8 से करेंगे 24। अब A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 2 को 0 से कर दिया 0,
0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0। नाउ नेक्स्ट 8 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 8 16, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू 13 39। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर लें। दिस विल बी ए क्यूब, 16 5 21, 0 26 and 8, this will be 34, 8 4 12, 8 23 34 0 39 और 16 54। देखें 9 6 15, ओ 3 1 4 1 5 55। ये वैल्यू आ गई बेटा ए क्यूब की। ठीक, ए स्क्वेयर यहां हम पा चुके थे। अब हमें जो वैल्यू चाहिए उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। हमें जो वैल्यू चाहिए वो है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। a cube minus 6a square plus 7a plus 2y. Okay, what is the value of a cube? Here you are seeing that this is the value of a cube and it is a matrix of order 3 by 3, 21 0 34, 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55, 34 0 55 minus 6 into a square. What is a square? A square is this matrix 508 508 245 245 8013 8013 plus 7 multiplied by a. A is this 102 102 021 203 203। next plus 2 into i. I is identity matrix of order 3. Identity matrix of order 3 means 3 by 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ जोड़े या घटाए जाने वाले मैट्रिक्स बाकी मैट्रिसेस को आप देखें कि अगर वो 3 by 3 ऑर्डर के हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर का ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सारे 2 by 2 के होते तो वो भी 2 by 2 का लिखना पड़ता हमको। अब हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करेंगे, देखिए इसको तो ऐसा ही लिख लो आप, क्योंकि इन मैट्रिसेस में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कराने हैं हमको। चलिए नोट कर लेते हैं एक बार पहले ऐसे ही। ये 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 माइनस 6 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर आपने पढ़ा हुआ है, तो 6 से पूरे एलिमेंट्स में होगा। 6 को 5 से करेंगे 30 0 48, 6 को 2 से करेंगे 12 24, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 को 8 से करेंगे 48 0 6 13 जार 78, 13 छंग 78 प्लस अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 0 14 0 14 7 14 0 21, 7 दूना 14 0 7 का 21। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, ये अब इसको हमको सॉल्व करना है। आप चाहें तो एक साथ सब सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो एक साथ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखो बेटा, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तीनों पॉजिटिव हैं, तो एक काम कर लें, इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे, फिर उसमें से इस वाली मैट्रिक्स जो कि नेगेटिव है, इसके संगत अवयव को माइनस कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है। तो ठीक है, 21 में 7 जोड़ा 28, 28 2 30, 30 में माइनस कर दिए 30, 0, 0 में 0 जोड़ा 0, फिर 0 जोड़ा 0, उस 0 में माइनस कर दिया 0, इट इज 0। 34 प्लस 14, 34 में 14 ऐड करेंगे, दिस विल बी 48। 48 में 0 ऐड किया तो भी 48, उस 48 में माइनस कर देंगे 48, 0। बट याद रहे कि यू हैव टू टेक ओनली एंड ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, केवल संगत अवयव ही आपको सॉल्व करने हैं। अब जैसे हम ये 12 ले रहे हैं तो हम इसका 0 ऐड करेंगे 12 में, तो 12 आया, 12 प्लस 0 अगेन 12, 12 माइनस 12 कर दिया तो 0। 8 में 14 ऐड किया, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 2 24, 24 माइनस 24, इट विल बी 0। 23 प्लस 7, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 0 30, 30 माइनस 30 0। अब यहाँ पर आते हैं 34 और 14, 48 प्लस 0 48, 48 माइनस 48, इट विल बी 0। 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 0। 55 प्लस 21, तो 55 प्लस 21 इट विल बी 76। 76 प्लस 2 78, 78 minus 78, it is 0. And now you are seeing that this is the 0 matrix and it is represented by O और 0, और इस यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। देखिए, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 16। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है, तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम 17th नंबर पर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा देखिए लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 3 - 2 4 - 2, I भी दिया है 1 0 0 1 एवं A स्क्वेयर इज इक्वल टू K A - 2I हो तो K का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है, A और I दिया है, A स्क्वायर की वैल्यू K A - 2I के बराबर अगर है तो फिर K की वैल्यू आपको पता लगानी है। ठीक, देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। उसके लिए मुझे A स्क्वायर पहले चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं A स्क्वायर ही फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप देखिए, A स्क्वायर A इंटू A से निकाला जाएगा, A की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2 इंटू, फिर से A लिखना है तो 3 - 2 4 - 2। सॉल्व करिए। सबसे पहले A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, -2 को 4 से कर दिया तो -8। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 को -2 से किया -6, -2 को -2 से कर दिया +4। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाते हैं A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 3 से कर दिया 12 और -2 को 4 से कर दिया -8। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 को -2 से किया -8, -2 को -2 से किया +4। 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। ये A स्क्वेयर आ गया। अब अगर ये A स्क्वेयर बेटा आ चुका है तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं जो चीज़ हमें दी गई है। दिया है A स्क्वेयर इज इक्वल टू KA - 2I। A स्क्वेयर की जगह A स्क्वेयर की वैल्यू लिखेंगे 1 - 2 4 - 4, 1 - 2 4 - 4, K इंटू A की जगह लिखेंगे 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 एंड 4 - 2,
-2 इंटू आई 1001। ठीक, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन की ज़रूरत है। 1 - 2 4 - 4 के से इसको मल्टीप्लाई करवा लो तो ये आ जाएगा 3k - 2k 4k - 2k माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में इसको माइनस करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे 3k - 2, फिर -2k + 0 कर -2k - 0 करेंगे तो वो -2k ही आ जाएगा। 4k - 0 करेंगे तो 4k, -2k - 2 करेंगे तो -2k - 2। अब बेटा आप देखें ये आपके जो दो मैट्रिसेस हैं दोनों बराबर हैं। अब दो बराबर अवयवों के तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो हम इनके संगत अवयव बराबर कर देते हैं। संगत अवयव बराबर करने पर, संगत अवयवों को आपस में बराबर करिए। 3k - 2 1 के इक्वल होना चाहिए, 3k - 2 शुड बी इक्वल टू 1। अब 3k - 2 1 के इक्वल अगर होगा तो 3k इज इक्वल टू, -3 जाकर 1 के साथ जुड़ जाएगा तो -2 जब उधर जाएगा +2 हो जाएगा और +2 + 1 +3, देन k इज इक्वल टू 1। अब जैसे यहाँ पर कई जगह पर k आ रहा है तो आप k की वैल्यू लिख कर देख लें कि क्या वाकई में इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे k की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, अब यहाँ लिखो -2 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे -4 आ जाएगा। इसका मतलब है k की ये वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हमने k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली, 1। एक बार चेक कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17 है और 17th नंबर पे k की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद 18th नंबर पर आते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, 18th नंबर, जिसमें लिखा है यदि a इज इक्वल टू 0 - tan α/2 0, और उन्होंने दिया कि i कोटि 2 का तत्समाकव्यू है। जो i है कोटि 2 का, यानी कि ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी ऑर्डर 2 का, 2/2 का हमने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। सिद्ध करना है i + a की जो वैल्यू है वो i - a इंटू cos α - α sin α cos α के इक्वल आनी चाहिए। इसको हम ऐसे करेंगे बेटा, देखो हमें i भी मालूम है a भी मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में i + a है तो पहले हम i + a निकाल लेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड में i - a इंटू a, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या वाकई में दोनों की तरफ जो वैल्यू आ रही है वो आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे है i + a, i है 1 0 0 1, प्लस a की जगह पर ये a की वैल्यू लिखेंगे 0 - tan α/2, यहाँ tan α/2 और ये 0 ऐड कर दीजिए इससे आप, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 0 में इसको ऐड करेंगे तो -tan α/2, फिर 0 में tan α/2 ऐड करेंगे, tan α/2 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई बेटा। अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे ये लिखा है तो हम इसको नोट करते हैं पहले, i - a इंटू cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा इंटू cos अल्फा। चलिए i - a करना है, i में a को माइनस करिए, आप समझ जाते हैं, आप समझदार भी हैं, इसलिए मैं i में डायरेक्ट a को माइनस कर दूंगा। ये i है ये a है, i में a को माइनस कर देना है, तो i 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1, 0 में -tan α/2 को माइनस करेंगे तो ये
tan अल्फा बाई 2। फिर 0 में tan अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2। फिर 1 में 0 को माइनस करेंगे तो 1 इंटू, ये i माइनस ए आ गया, i में से a को माइनस करके देखो यही आ जाएगा आपका। उसके बाद ये साथ में लिख देंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, अच्छा अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का मेथड आप सभी बच्चों को आता ही है। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को cos अल्फा से करेंगे तो यह आएगा cos अल्फा। tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा से करेंगे तो प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसको इससे करा दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1 को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, प्लस 1 को माइनस साइन अल्फा से करेंगे माइनस साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। ओके, ठीक। अब नीचे आ जाते हैं, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। माइनस tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा से किया और 1 को sin अल्फा से कर देंगे तो प्लस sin अल्फा। इसके बाद A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस tan अल्फा बाई 2 को माइनस sin अल्फा से करेंगे तो ये आ जाएगा sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 को cos अल्फा से कर देंगे तो प्लस cos अल्फा, ऐसा। अब इसे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई। इसको बउआ हमने लिख दिया cos अल्फा, tan अल्फा को sin और cos के टर्म्स में हम ब्रेक कर देते हैं तो tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ये यहाँ पर आइए माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को बेटा फिर से लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। ये इंटू cos अल्फा यहाँ आते हैं तो ये है माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 को हम लिखेंगे माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली ये साइन अल्फा लिखा हमने, tan अल्फा बाई 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा, ऐसे। ठीक। अब इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो और यहाँ पर 1 मान लो और एलसीएम ले लीजिए। अब आप यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 एलसीएम, तो ये cos अल्फा बाई 2 इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी आप cos अल्फा बाई 2 एलसीएम ले सकते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लेना है हमको, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप cos अल्फा बाई 2। ठीक, cos अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा माइनस
साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस ये कॉस अल्फा बाई 2 इसके साथ आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा कॉस अल्फा बाई 2, तो ये तो पहले इसे लिख ही दिया जाएगा साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 प्लस ये कॉस अल्फा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 ऐसा बन गया। आई होप कि ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है और ये आपको समझ में आ रही होगी। बहुत जल्द आंसर आपका आने वाला है। बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर अल्फा को हम a माने, अल्फा बाई 2 को b, ध्यान रखिए अल्फा को a, अल्फा बाई 2 को b, तो ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला बन गया। cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b, तो हम लिखेंगे cos a माइनस b, a माइनस b मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में है cos अल्फा बाई 2। ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लें। अगर ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस, माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2। कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो साइन a माइनस b यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में cos अल्फा बाई 2। ओके ठीक, अब इसकी बारी आती है। इसमें देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्रम को उलट, पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए। साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2, फिर से साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2, मतलब साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये भी साइन a माइनस b का फॉर्मूला है, तो इसको हम करेंगे साइन a माइनस b, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन, और अपॉन में तो ये cos अल्फा बाई 2 चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए, फिर से इसको थोड़ा ध्यान से देखो, पहले इसको पढ़ो बाद में इसको पढ़ो। cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बाई 2, यानी कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos a माइनस b, cos a माइनस b अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में, अपॉन में तो cos अल्फा बाई 2 है ही। अब इससे थोड़ा सा और बचा हुआ है कैलकुलेशन, आप कर लीजिए। ध्यान से बेटा देखिएगा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, एक अल्फा में आधा अल्फा माइनस कर देंगे, अल्फा बाई 2 बचेगा, cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक, यहां पर माइनस देखो, साइन अल्फा में अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे, इट इज अगेन अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में cos अल्फा बाई 2 है ही यहाँ पर। उसके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इट इज साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, फिर अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इट इज अगेन अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक, देखो यहां से cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहां बचा 1, यहां बचा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, इट इज tan अल्फा बाई 2, अगेन साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, इट इज tan अल्फा बाई 2, और यहां पर 1। और अब आप बेटा देखें, ये आपने क्या निकाला है, ये राइट हैंड साइड आपने सॉल्व किया है, राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे और वो ये वैल्यू आई। अब आप गौर से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई थी और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई है,
क्या दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं? 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, 1. They are equal to each other. Then we can say therefore left hand side is equal to right hand side. सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आई होप कि समझ में आया होगा ये आपको। थोड़े से मैथमेटिकल प्रोसीजर यहाँ लगे हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन इट्स वेरी इजी, सिंपल एलसीएम वाली प्रोसेस लगाई गई है। आप चाहें तो हमने यहीं कर दिया है, आप अलग पेज में इस टर्म को अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, फिर आप रख दो। ठीक है, तो आप नोट करिए प्लीज इसे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपए का कोष है, 30,000 रुपए का स्टोर है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। जो 30,000 रुपए है उसको हमको दो भागों में बांट देना है, पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड है उस पर 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक का ब्याज मिलता है हमको। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए हो और सेकेंड पार्ट है 2,000 रुपए हो। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आव्यूह का बिना यूज करे सिंपल प्रोसीजर से आपको यहां दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। टोटल जो पैसे हैं वो हैं 30,000 रुपए। ठीक, इन 30,000 रुपयों को दो बॉन्ड में हमको निवेशित करना है। मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में हमने रुपए x का निवेश किया, तो सेकंड बॉन्ड में हमने बाकी बचे हुए पैसे 30,000 माइनस x। भाई टोटल रुपए कितने थे? 30,000। उनमें से पहले बॉन्ड में हमने रुपए x अगर निवेश कर लिए तो सेकंड बॉन्ड में निवेश करने के लिए कितने बचे? 30,000 माइनस x। दोनों को आप प्लस करके देखो, फिर से 30,000 आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है उस पर 5% वार्षिक का ब्याज मिलता है, 5% वार्षिक का हमको ब्याज मिलता है, और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें 7% वार्षिक हमको ब्याज मिलता है। अब उन्होंने बोला ये, तो 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए कि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपए हो। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं 19th नंबर का ए पार्ट कर रहा हूं। टोटल ब्याज 1,800 रुपए चाहते हैं। पहले x रुपयों पर 5% का ब्याज मिलता है, दूसरे 30,000 माइनस x रुपए पर 7% का ब्याज मिलता है, और टोटल ब्याज मिला के 1,800 होना चाहिए। अब आप सोचो, इतने रुपयों पर इतने परसेंट का ब्याज है, इतने रुपयों पर इतने परसेंट का, और दोनों को जोड़ करके 1,800 रुपए का ब्याज चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 5% का ब्याज निकालो, तो x इंटू 5/100, फिर इसका 7% का ब्याज निकालो, 30,000 माइनस x इंटू 7/100, और दोनों का प्लस कितना आना चाहिए? दोनों का प्लस 1,800 आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पार्ट ए का एक रफ बना लिया, ये इससे हमको समझ में आएगा और फिर हम इसकी मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन में क्या माना है? सबसे पहले तो माना क्या है कि माना पहले प्रकार के बॉन्ड में रुपए x और दूसरे प्रकार के बॉन्ड में रुपए 30,000 माइनस x निवेश किए जाएं। पहले तो ये लिख लेते हैं, माना प्रथम प्रकार के बॉन्ड में रुपए x तथा द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में रुपए 30,000 माइनस x
निवेशित किए जाएं। ठीक, ये हमने मान लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें हमको करना ये है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा। अब ध्यान से देखो, इसका जो रिजल्ट आप देख रहे हो, रिजल्ट आप देखो, रिजल्ट में सिर्फ एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल नंबर है रिजल्ट में। यानी कि अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस एक सिंगल नंबर का ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1। कहने का मतलब ये कि यहां पर मुझे 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। अब देखो ना, आपका जो आंसर आएगा वो एक 1800 है, और ये 1800 एक सिंगल टर्म है, सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर है, इसका मतलब इसका क्रम क्या है, इसकी कोटि होगी 1 by 1, अगर हम इसे आव्यूह में व्यक्त करेंगे तो। अब 1 by 1 क्रम का आव्यूह हमको चाहिए, और उससे पहले जो रकम है और उसको हमें ब्याज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, उसके लिए यहां दो आव्यूह होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उनका मल्टीप्लिकेशन 1 by 1 बनना चाहिए। अब ये काम कैसे कर सकते हैं, यहां जो मैट्रिक्स बने वो किस ऑर्डर के बने ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन हमको 1 by 1 मिल जाए। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास जो रकम निवेशित की गई है वो 2 हैं, हमारे पास ब्याज भी 2 हैं। तो हम अगर हमारे पास 2 एलिमेंट रकम के हैं, 2 ब्याज के हैं, तो हम इनकी 2 तरीके से मैट्रिसेस बना सकते हैं। या तो हम 2 by 1 की बना सकते हैं, या तो हम 1 by 2 की बना सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 1 by 1 की मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। अब हमने ऐसी सिचुएशन पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको 1 by 2 का बना दें और इसको 2 by 1 का बना दें, बहुत गौर से देखिएगा, इसको हम 1 by 2 का बना दें, इसको 2 by 1 का बना दें, तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी, और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो 1 by 1 का आ जाएगा। अब देखो 1 by 1 का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप खुद देखिए, मेरे पास पैसों के भी 2 ही एलिमेंट हैं, ब्याज के लिए भी तो बेटा 2 ही एलिमेंट हैं आपके पास। अब अगर 2 एलिमेंट हैं तो या तो आप 2 by 1 का मैट्रिक्स बना सकते हो या 1 by 2 का बना सकते हो, और तो कोई रास्ता नहीं है ना हमारे पास। अब या तो 2 by 1 का बनाए या 1 by 2 का बनाए, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं पहले वाला मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 by 2 का और दूसरा वाला मैट्रिक्स बनाऊंगा 2 by 1 का। क्यों, तभी इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, तो गुणा पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी चीज, गुणा होने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्रम 1 by 1 का आ जाएगा, यही हमको चाहिए। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, बाई चांस सोचिए अगर मैंने इसको 2 by 1 कर दिया और इसको 1 by 2 कर दिया, तो देखिए इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी, गुणा पॉसिबल तो हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा उसका क्रम क्या बनेगा, 2 by 2। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, चाहिए नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि दोनों को सेम ऑर्डर का क्यों नहीं रखते हैं, इसको भी 2 by 1 रखो, इसको भी 2 by 1 रखो, तो बेटा देखो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी 1, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी 2। अब आप ये दोनों बराबर नहीं है एक दूसरे के, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि इसको रखा जाए 1 by 2 ऑर्डर का और इसको रखा जाए 2 by 1 ऑर्डर का। ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्रम भी 1 by 1 का आ जाएगा। ठीक है, तो यही एक रास्ता हमारे पास पॉसिबल है, 1 by 2 का इसको बनाना है। ठीक है, अब हम एक बात समझ गए कि हमें एक पैसे वाली मैट्रिक्स बनानी है और एक परसेंटेज वाली मैट्रिक्स बनानी है। पैसे वाली मैट्रिक्स पहले बनाओ आप, तो 1 by 2 का बनाओ, एक रो रखो 2 कॉलम रखिए आप उसमें, एक रो 2 कॉलम। ठीक है, देखो कैसे, ये x कर दिया और यहां पर हमने कर दिया 30,000 माइनस x। एक काम कर लेते हैं, अगली लाइन पर मैं बना के आपको दिखाता हूं, ये x और फिर 30,000 माइनस x। ये देखिए हमने 1 by 2 का मैट्रिक्स बना लिया, एक रो है 2 कॉलम।
मल्टीप्लाइड बाई 2/1 का बनाओ परसेंटेज का, यानी कि 2 रो रखो 1 कॉलम रखो, और 5% मतलब 5/100, 5/100 को आप पहले ही लिख सकते हो 0.05, 2 0 काटोगे 2 अंक पे दशमलव बढ़ा देंगे। ऐसे ही 7% को 0.07। अब आप बेटा ध्यान से देखो, ये आ गई 2/1 की मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कराने से 1/1 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये 1800 के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक 1/1 की मैट्रिक्स है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से आंसर में 1/1 चाहिए मुझे। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास या दो एलिमेंट हैं, 2 रकम के एलिमेंट हैं, 2 परसेंटेज के एलिमेंट हैं, तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, उनको इन्हीं में तोड़ सकते हैं बस हम। अब हम कोशिश करने गए तो हम दोनों का ऑर्डर सेम भी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। दोनों के ऑर्डर में 2/1 और 1/2 नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिजल्टेंट 2/2 का मिलेगा, तो नहीं कर सकते। यही एक रास्ता है मल्टीप्लाई करवाने का, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को 1/2, सेकेंड मैट्रिक्स को 2 × 1 रखो, तो ही आपको ये मिलेगा 1/1। सॉल्व करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा दीजिए। करेंगे तो x को 0.05 से करेंगे, 0.05x, इसको इससे करेंगे 0.07 को इससे करिए पहले, प्लस तो 0 0 0 0, 4 0 तो इसके आगे, और 7 × 21, 2 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। और अब इसी का -x से करेंगे तो -0.07x। भाई x को इससे किया तो ये आ गया, फिर इसका गुणा इससे करना था तो इसको इससे करा तो ये आया, और इसको इससे कर दिया तो ये आ गया, इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब और सॉल्यूशन कर लीजिए बेटा इसको, 0.05x और -0.07x, इट विल बी -0.02x। 0.05x में 0.07x माइनस कर दो, -0.02x प्लस 2100 बराबर 1800। अब ये भी एक मैट्रिक्स 1/1 की, ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है, दोनों को तुलना करा दीजिए, संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, तो ये इसके इक्वल आना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे -0.02x प्लस 2100 इज इक्वल टू 1800। इसको हम उधर भेजे दे रहे हैं, इसको इधर ले आइए। 2100 माइनस 1800 बराबर 0.02x, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 2100 में 1800 माइनस हो गए, ये 300 इज इक्वल टू 0.02x। देन x इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.02, 2 नंबर पे दशमलव हटाया, 2 0 बढ़ा दिए। देन x इज इक्वल टू, ये आ गया 15,000। इसका मतलब है कि x क्या था, पहले बॉन्ड में निवेश की गई धनराशि x है, यानी कि 15,000 रुपए। कहने का मतलब यूं कि जो पहला बॉन्ड है उसमें आप 15,000 राशि निवेश करनी चाहिए। देयरफॉर पहले बॉन्ड में निवेश की गई धनराशि कितनी है, x, जो कि 15,000 रुपए के बराबर है। रुपए 15,000। दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई राशि, दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई धनराशि, तो दूसरे बॉन्ड में निवेश की गई धनराशि है 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, माइनस x का 15,000, इस तरीके से 15,000। कहने का मतलब यूं कि आपको ऐसी सिचुएशन पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों प्रकार के बॉन्ड में 15,000 रुपए निवेश करने चाहिए। ठीक है, एंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आपने देखा था ना कि 1/1 के लिए हम और कोई ऑर्डर यहाँ पर नहीं ले पा रहे थे,
सिवाय 1/2 और 2/1 के। ठीक है, अच्छा ये हमने ए पार्ट कर लिया। इसके बाद बी पार्ट में लिखा है 1800 के बजाय 2000 बोल रहे हैं कि अगर 2000 पूरा ब्याज हो तो कितनी कितनी रकम निवेश करनी चाहिए। बी पार्ट को सभी बच्चे इसी तरह से अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको हम नहीं कर रहे हैं, बस आपको करना ये है कि 1800 की जगह 2000 का यूज करना है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड सेम ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। एक किताब का विक्रय मूल्य है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो इन्होंने बताया कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं। 10 दर्जन, एक दर्जन 12 वस्तुएं होती, तो 10 दर्जन में 120 वस्तुएं। कहने का मतलब 120 केमिस्ट्री की किताबें हैं। ठीक, इसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 दर्जन यानी कि 12 8 96, ये फिजिक्स की बुक है। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की किताबें हैं और कितनी हैं 10 दर्जन। 10 दर्जन यानी कि पुनः 120 वस्तुएं। अच्छा, अब ये किताबें आ गई। आगे उन्होंने लिखा है कि इनकी बिक्री मूल्य भी लिखा है। इसका 80 रुपए प्रति पुस्तक, इसका बिक्री मूल्य है 60 रुपए प्रति पुस्तक, रुपए 60 पर बुक। और इसकी जो किताब बिकती है वो रुपए 40 पर बुक के हिसाब से बिकती है। तो आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। बेटा गौर करिए, अगर आपको सिंपली ये चीज बता दी गई होती क्वेश्चन और ये ना बोला गया होता कि आव्यूह बीजगणित से निकालिए किससे निकालिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते। बड़ा इजी मेथड है। केमिस्ट्री की हमारे पास 120 किताबें हैं, एक किताब 80 की बिक रही है, तो एक किताब 80 की है तो 120 किताबें कितने रुपए की हुई, 120 गुणे 80 करोगे। ठीक, अच्छा एक किताब 60 रुपए की बिक रही है तो 96 किताबें कितने रुपए की बिकेंगी, 96 गुणे 60। सिमिलरली एक किताब 40 रुपए की बिक रही है तो 120 किताबें कितने की बिकेंगी, 120 गुणे 40। और कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, इसके लिए तीनों को आपस में हमको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ के जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब यूं कि कुल मिला के हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि मुझे 120 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, 96 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 120 को 40 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सबको जोड़ के यहाँ पर एक अमाउंट कुछ आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अब अगर मैं इसे आव्यूह की नजरों से देखूं, आव्यूह के हिसाब से इसको कन्वर्ट करूं, तो फिर से देखिए बेटा, फिर से आप ध्यान से देखें कि यहां पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर तो 1 by 1 का ही होगा। एक सिंगल अमाउंट तो आएगी, जो भी पैसे आ जाए वो यहां पर एक सिंगल अमाउंट आएगी एंड दैट इज 1 by 1 मैट्रिक्स। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए। लेफ्ट हैंड साइड पे किताबें 3 हैं और उनके रेट भी दिए गए हैं। एक किताबों का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और एक उनके रेट का मैट्रिक्स हमको बनाना पड़ेगा। अब किताबों में 3 बुक्स हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 3 हैं तो हम इसको कितने तरह से, कितने क्रम संभव हैं इस आव्यूह के। इस आव्यूह के 2 ही क्रम संभव हैं, या तो 1 by 3 का बना लो आप और या तो 3 by 1 का बना लो। ऐसे ही इसके लिए भी 3 रेट जो हैं ये बुक्स के लिए है और अगर हम रेट्स चेक करेंगे तो रेट में भी तो 3 रेट है, 80, 60 और 40।
अगर 3 है तो इनके संभव क्रम क्या हो सकते हैं, या तो 1/3 या 3/1। हमें कौन सा लेना है? अगर बुक्स के लिए हमें तो क्यों, क्योंकि हमें 1/1 चाहिए, 1/1 चाहिए हमको, मल्टीप्लाई करने से 1/1 आए। अब इसमें क्या लेना चाहिए तो मल्टीप्लाई करने से 1/1 आए? एक अगर हम 1/3 और दूसरा 1/3 ले लेंगे, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, 1/3 और 1/3 ले लेंगे तो इसमें स्तंभ की संख्या 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 1, मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं ले सकते, हटा दो। अब हमने सोचा अगर ये पॉसिबल नहीं तो चलो इससे काम चलाओ, 3/1 इसमें लिया हमने, 3/1 ही इसमें भी ले लिया। अब इसमें स्तंभों की संख्या 1 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, अगेन दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, देन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं ले सकते फिर तो हम, ठीक। तो हमने सोचा अगर ये नहीं हो सकता तो चलो ये वाला ले लेते हैं, इन दोनों का क्रम ले ले। पहले इसको जो बुक्स का है उसको 3/1 का बना लेंगे और जो रेट्स का है उसको 1/3 का बना लेंगे। अब देखो, पहले वाले में स्तंभों की संख्या 1, दूसरे में पंक्तियों की संख्या 1, इक्वल हो गए, एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। लेकिन एक चीज में प्रॉब्लम आ गई। किस चीज में प्रॉब्लम आ गई कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3 का ऑर्डर बनेगा, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो 1/1 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर तो इसमें 3/3 का आंसर आएगा, हमें 1/1 चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको भी हटाओ फिर तो। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अब बचा क्या, अब बचा ये कि आप इसका बना लो भाई, इसका अगर बना लोगे 1/3 और 1/3, तो आप देखो इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें 1/3 और 3/1 है बेटा, 1 × 3, 3 × 1, ओके। अब गौर से देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, गुणा संभव है, गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा होने से जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/1 का ऑर्डर का मिलेगा, और यही हमको चाहिए, तो ये क्रम आप ले सकते हैं, ठीक। अब हम यही क्रम लेते हैं। तो बुक्स का जब हम बनाएंगे, बुक्स के लिए एक मैट्रिक्स हमने बना ली A, और उसको कैसा बनाना है, 1/3 का, एक रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, एक रो 3 कॉलम, 120, 96, 120, ये 1/3 का बुक्स वाला आव्यूह हमने बना लिया। ऐसे रेट वाला आव्यूह हम कैसे बनाएंगे, उसको हम B मान लेते हैं, उसको 3/1 चाहिए, 3 पंक्तियां चाहिए, 1 स्तंभ चाहिए, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, तो इसको हम बनाएंगे 80, 60 और 40। एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर केमिस्ट्री की बुक्स का रेट 80 है, फिजिक्स का 60 है और इकोनॉमिक्स का 40 है, तो आप उसी क्रम में लिखोगे 80, 40, 60, इन्हें तो 40, 80, 60 कर दो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये B आ गया, और अब हमको दोनों का गुणा करना है। उन्होंने बोला सभी पुस्तकों से बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो अब हम निकालना चाहते हैं दुकान को प्राप्त कुल धनराशि। दुकान को प्राप्त कुल धनराशि कैसे निकलेगी, A × B करना पड़ेगा। A की जगह पर लिखेंगे 120, 96, 120 मल्टीप्लाइड बाय B की जगह पर ये लिखना पड़ेगा 80, 60 × 40। सॉल्व कर लीजिए, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 00, 12 8 96,
0 6 6 जा 36 कैरी 3 6 9 जा 54 और 3 57 प्लस 00 12 4 जार 48। नाउ वी हैव टू ऐड देम, ऐड कर लीजिए 00 6 2 0 6 6 7 13 8 21 हाँ से लगे 2 9 2 11 5 16 4 20। इसका मतलब ये हुआ कि जब सारी किताबें बिक जाएंगी तो दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? 20,160 रुपए। उसको 20,160 रुपए प्राप्त होंगे। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चेक कर सकते हैं, 20,160 रुपए। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो आप एक काम करें, प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग 21 और 22 भी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 21 नंबर। उसमें उससे पहले कुछ बात आपको बताई गई है, तब 21 और 22 दोनों क्वेश्चन उस बात से ही आपके सॉल्व होंगे। तो मैं पहले वो चीज़ पढ़ता हूँ कि क्या बताई गई है। आखिरकार लिखा हुआ है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 इंटू n, 3 इंटू k, 2 इंटू p, n इंटू 3 तथा p इंटू k कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। उन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे x एक, ये सब x, y, z, w, p, ये 5 मैट्रिसेस उन्होंने दी और उन सब के क्रम बता दिए हैं। जैसे x का क्रम बताया है 2 इंटू n, y का क्रम बताया है 3 इंटू k, z का क्रम बताया गया है 2 इंटू p, w का क्रम बताया गया n इंटू 3 और अवयव p का क्रम बताया गया p इंटू k। ये एक रफ मैंने लिख लिया है ताकि मुझे बार बार बुक से मत देखना पड़े। ठीक, अच्छा, अब 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा? एन के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा, ये आपको पता लगाना है। कि 21 नंबर क्वेश्चन पे दिया कि अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये चीज अगर डिफाइन हो, उसके लिए एन के और पी के बारे में क्या होना चाहिए, क्या शर्त लगेगी, वो 4 ऑप्शन में छांट कर आपको लिखना है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे? मैं एक काम करूंगा, ऑर्डर से ही इसको चेक कर सकते हैं। P का ऑर्डर क्या है? P का ऑर्डर P इंटू के, ठीक, इंटू वाई। Y का ऑर्डर क्या है? Y का ऑर्डर है 3 इंटू के, 3 इंटू के प्लस W का ऑर्डर क्या है? N इंटू 3, W का ऑर्डर है N इंटू 3 इंटू Y का ऑर्डर है 3 इंटू के, Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये इसके इक्वल होगा। याद है ना, इस अवयव में स्तंभों की संख्या इस अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो 21 में पहली चीज हमको क्या मिल रही है कि इन दोनों का गुणा P और Y का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब K और 3 इक्वल हो। तो पहली तो चीज हमको मिल गई K इज इक्वल टू 3। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी बच्चों को मालूम है दो अवयवों का गुणनफल तभी होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। इसमें K स्तंभ है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, तो K का मान 3 के बराबर होगा तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो ये परिभाषित हो उसके लिए पहले तो K की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 3 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर K की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी तो जब गुणा करोगे तो इसका क्रम क्या मिलेगा? पी वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पी वाई मल्टीप्लाई होने के बाद इसका क्रम आपको क्या मिलेगा? ये दोनों बराबर हो गए, हमको क्रम मिलेगा P इंटू के। समझ आ गया? प्लस यहां पर आप देखो, यहां इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या आपस में इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अगर हो जाएगा तो जब मल्टीप्लाई हो के जो वैल्यू मिलेगी W इंटू वाई जो हमको मिलेगा, इसका क्रम क्या मिलेगा? इसका क्रम होगा N इंटू के, N इंटू के का क्रम मिल जाएगा इसका हमें। ये समझ में आ गया? ओके, अब आप जरा गौर से देखिए, ये एक अवयव है, ये एक अवयव है, ये दोनों अवयव एक दूसरे से
प्लस में है। आपको याद होगा दो अवयव एक दूसरे के साथ ऐड किए जा सकते हैं, उसकी कुछ नेसेसरी कंडीशन थी, आवश्यक शर्त थी। क्या आवश्यक शर्त है कि पहली बात तो दोनों के क्रम बराबर होने चाहिए, ऑर्डर। दूसरी चीज उनके संगत अवयव जोड़े जाएंगे। तो यहां पहली वाली कंडीशन आप चेक करो, अगर पी वाई को डब्ल्यू वाई में आपको जोड़ना है तो पी वाई का क्रम और डब्ल्यू वाई का क्रम दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम। अगर सेम होने चाहिए तो यहां तो पहले से ही के है, p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n के इक्वल। तो p की वैल्यू n के इक्वल हो जानी चाहिए। देखो अगर p और n बराबर हो जाएंगे तो ये k तो दोनों जगहों पर है, क्रम दोनों का कैसा हो जाएगा, बराबर, तभी ये ऐड ही हो सकते हैं। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और p की वैल्यू n के इक्वल होनी चाहिए। आप फिर से एक बार देख लो, p और y का गुणा तभी होगा जब इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां बराबर हो, अर्थात k का मान 3 के बराबर हो। ठीक हो गया गुणा, क्रम मिल गया p इंटू के, इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा, क्रम मिल गया n इंटू के। अब ये अवयव और ये अवयव तभी जुड़ेगा जब क्रम बराबर हो। क्रम बराबर होने के लिए k दोनों में है, p का मान n के बराबर हो जाए तो क्रम बराबर हो जाएगा, तो p बराबर n चाहिए हमको। अब देखो k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, ये कितने कौन से ऑप्शन में है, k3pn, k3pn, तो ये तो 21 का केवल ए पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 22 नंबर पे आते हैं। आई होप कि ये चीज समझ आ गई आपको। 22 नंबर पे आओ। उन्होंने बोला कि यदि n बराबर p, अगर n की वैल्यू p के बराबर हो तो 7x माइनस 5z की कोटि बताइए कितनी होगी। ठीक है, 7 इंटू एक्स, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2 इंटू n, माइनस 5, z की ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। ठीक, अब जब 7 का x में गुणा करोगे, आप याद करो बेटा x तो एक मैट्रिक्स है पर 7 एक स्केलर नंबर है, तो एक अवयव में एक अदिश नंबर से गुणा करेंगे। आप ध्यान करिए, आपने पूरी एक्सरसाइज लगा डाली, पूरे एक्सरसाइज पूरे एग्जाम्पल्स लगाए। अब आप मुझे ये बताइए सोच करके कि जब भी किसी अवयव में हम किसी अदिश नंबर से गुणा करवाते हैं तो उस अवयव के क्रम का क्या होता है। आंसर है उस अवयव का क्रम बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो अगर इस x में 7 से मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे तो मल्टीप्लाई करवाने से जो 7x मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो x का ऑर्डर है, मीन्स 2 इंटू n। सिमिलरली 5z हो जाएगा और ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू पी। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसमें ये माइनस करने हैं, उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो n किसके इक्वल होना चाहिए, p। और ये बात तो पहले ही उन्होंने बता दी है कि n किसके बराबर होगा, p के। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम n की जगह p लिख सकते हैं या तो हम p की जगह n लिख सकते हैं। अगर हमने n की जगह p लिखा तो 7x ये क्या होगा 2 इंटू पी माइनस 5z 2 इंटू पी। या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि p की जगह n लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 7x 2 इंटू एन माइनस 5z 2 इंटू एन। देखो, या तो p की जगह पर n लिख सकते हैं, सॉरी n की जगह पर p, तो हमने n की जगह पर p लिख दिया, ये p को p बना रहने दिया। और या तो हम p की जगह n लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, तो हम p की जगह n लिख सकते हैं, तो n की जगह n ही लिख रहने दिया, p की जगह n कर दिया। अब ऑर्डर सेम है, जब इसमें इसको माइनस करोगे तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 7x माइनस 5z आपको मिलेगा और जो ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर भी 2 इंटू पी का होगा। या फिर 7x माइनस 5z आपको मिलेगा और उसका ऑर्डर 2 इंटू एन का होगा। तो या तो आपको जो 7x माइनस 5z है वो 2 बाई पी ऑर्डर की मिलेगी या 2 इंटू एन ऑर्डर की मिलेगी। अब ऑप्शन में देख लें, या तो 2 इंटू पी कहीं लिखा होगा या 2 इंटू एन लिखा होगा। पहला p इंटू टी, नो। दूसरा 2 इंटू एन, ओ 2 इंटू एन तो मिल गया। तीसरा n इंटू 3 नहीं है। चौथा p इंटू एन नहीं है। इसका मतलब है 2 इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। ऑर्डर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। भाई
सेम ऑर्डर के एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जोड़ने में, घटाने में तो ऑर्डर चेंज नहीं होता ना, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 7x में 5z माइनस भी हो जाएंगे और ऑर्डर 2 इंटू पी बना रहेगा। 7x में 5z माइनस हो जाएंगे, ऑर्डर 2 इंटू एन बना रहेगा। तो या तो मैट्रिक्स 2 बाई पी ऑर्डर की मिलेगी या 2 इंटू एन ऑर्डर की आपको मिलेगी। अब ऑप्शन में 2 इंटू पी हो तो वो भी सही है, और अगर 2 इंटू एन है तो वो भी सही है। हमने देखा, चेक किया तो हमको 2 इंटू एन मिल रहा है, इसलिए 2 इंटू एन ही सही है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को भी कैलकुलेट कर लिया और हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। एक्सरसाइज 3.2 आप इसके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको आप बताइए। ओके, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे आगे की पढ़ाई करने के लिए। ओके, थैंक यू।